परीक्षाओं की तैयारी में इतिहास के युद्धों से जुड़े सवाल अक्सर सबसे मुश्किल लगते हैं ना। लेकिन आज हम इस मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। हम भारत के इतिहास के सबसे जरूरी युद्धों को कुछ इस तरह से समझेंगे कि वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि दिमाग में छप जाने वाली कहानियां बन जाएंगी। तो पहला सवाल ये उठता है कि आखिर परीक्षक इन युद्धों के बारे में पूछते ही क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, ये वो टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए और मिटा दिए और भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी। हर युद्ध के पीछे ना सत्ता, रणनीति और बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। तो हमारा मकसद सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम हर युद्ध के 3 खास पहलुओं को समझेंगे। उसका कारण क्या था, कौन सी टेक्नोलॉजी या मोड़ आया और उसका नतीजा क्या निकला। ये सिंपल सा फ्रेमवर्क जानकारी को तेजी से और लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये ऐतिहासिक यात्रा। अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। एक ऐसा दौर जहां 2 बड़े युद्धों ने न सिर्फ साम्राज्यों की नींव रखी बल्कि भारत के सोचने समझने के तरीके को भी हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं 326 ईसा पूर्व में हुए हाइडेस्पीस की युद्ध की। ये लड़ाई झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी। एक तरफ था विश्व विजेता सिकंदर और दूसरी तरफ थे भारत के वीर राजा पुरु। और हाँ, इस युद्ध में सिकंदर की सेना जीती थी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हार जीत की नहीं थी। असली बात तो ये थी कि सिकंदर राजा पुरु की बहादुरी देखकर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने न सिर्फ उनका राज्य लौटा दिया बल्कि उनसे दोस्ती भी कर ली। असल में ये युद्ध पूर्व और पश्चिम के बीच पहली बड़ी सांस्कृतिक मुलाकात थी। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध पर। ये मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक बहुत ही भयानक लड़ाई थी जिसमें जीत तो अशोक की हुई, पर इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। युद्ध के मैदान में इतना खून खराबा और तबाही देखकर सम्राट अशोक का दिल ही बदल गया। ये इतिहास का वो अनोखा मोड़ था जहां एक महान विजेता ने अपनी तलवार फेंक दी और शांति और धम्म का रास्ता अपना लिया। चलिए, अब हम मध्यकाल में आते हैं। ये एक ऐसा दौर था जहां नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजीज ने सत्ता का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं 1192 में हुए तराइन के दूसरे युद्ध की। पहले युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गोरी इस बार पूरी तैयारी और एक नई रणनीति के साथ लौटा और इस बार वो पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब रहा। ये सिर्फ एक लड़ाई में जीत नहीं थी, नहीं, ये भारत के इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। इस एक जीत ने उत्तर भारत में तुर्की अफगान शासन की नींव रखी जिसने आने वाली कई सदियों तक यहाँ का नक्शा ही बदल दिया। और अब आते हैं उस युद्ध पर जिसने भारत में एक नए शानदार साम्राज्य का सूरज उगाया। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की बहुत बड़ी सेना थी और दूसरी तरफ था मध्य एशिया से आया एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक बाबर। इस लड़ाई में असली गेम चेंजर क्या था? वो थी टेक्नोलॉजी। बाबर ने पहली बार भारत में मैदानी तोपखाने का इतने असरदार तरीके से इस्तेमाल किया कि लोधी की विशाल सेना उसके सामने टिक ही नहीं पाई और यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और पानीपत तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले 4 सालों में बाबर ने एक के बाद एक लड़ाइयां जीती। खानवा में राजपूतों को हराया, फिर चंदेरी में और फिर घाघरा में अफगानों को हराकर उसने उत्तर भारत में अपने मुगल साम्राज्य की जड़ों को बहुत मजबूती से जमा लिया। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी दौर में हैं। एक ऐसा समय जब भारत के अंदरूनी साम्राज्य कमजोर पड़ रहे थे और यूरोपीय ताकतें धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। साल 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। लेकिन सुनिए, प्लासी की लड़ाई हथियारों से उतनी नहीं जीती गई जितनी धोखे से जीती गई। नवाब का ही सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से जा मिला और यही विश्वासघात, यही था असली निर्णायक मोड़। इस एक घटना ने एक ट्रेडिंग कंपनी को भारत की राजनीतिक शक्ति बना दिया। अब देखिए कि इतिहास की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की बहुत बुरी हार हुई, जिससे उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम यानी एक खालीपन सा आ गया।
अंग्रेजों ने इस मौके को फौरन पहचाना और ठीक 3 साल बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतकर उन्होंने उस खाली जगह को भर दिया और खुद को सबसे बड़ी शक्ति साबित कर दिया। और फिर आया साल 1765। बक्सर की जीत के ठीक बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार, और बस यहीं से भारत में उनके असली शासन की शुरुआत हुई। तो इन सभी कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है, और सबसे जरूरी, इस सारी जानकारी को परीक्षा के लिए याद कैसे रखा जाए? आइए इसे एक बहुत ही पावरफुल 3 स्टेप की रणनीति में समझते हैं। किसी भी युद्ध के बारे में पढ़ते समय हमेशा इस 3 स्टेप फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना है। पहला, कारण को पहचानिए, आखिर ये युद्ध लड़ा ही क्यों गया? दूसरा, निर्णायक मोड़ को खोजिए, वो क्या था, कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई धोखा जिसने नतीजा बदल दिया? और तीसरा, परिणाम को समझिए, इस युद्ध के बाद आखिर बदला क्या? इस तरह से फैक्ट्स अपने आप एक कहानी बनकर याद हो जाएंगे। और आखिर में एक सवाल, इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि बस एक निर्णायक मोड़, चाहे वो युद्ध के मैदान पर हो या टेक्नोलॉजी में, पूरे युग को बदल सकता है। सोचने वाली बात यह है कि अगला मोड़ क्या होगा।